नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधारी आज आप सबके समक्ष एमए सेकेंड सेमेस्टर के छठे पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के तहत सेक्शन 2 में आने वाले बादामी के चालुक्यों के राजा पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड के विषय में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बादामी के चालुक्यों में पुलकेशिन द्वितीय का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में खूब किया। वह 609 से 642 या 43 ईस्वी तक शासन करते हुए हमें दिखाई देता है। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में यदि हम चर्चा करें तो उसमें ऐहोल अभिलेख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसको कीर्तिवर्मा ने लिखा था और यह एक प्रशस्ति है और जो भी प्रशस्ति होती है वो राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है। प्रशस्ति मतलब इन प्रेज ऑफ, राजा की प्रशंसा में लिखा गया गान है ना। परंतु उसमें सत्य के भी कुछ पुट निसंदेह होते हैं। जैसे इसी प्रकार की एक प्रशस्ति हमें समुद्रगुप्त की प्राप्त होती है प्रयाग से, है ना। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के आधार पर ही हम समुद्रगुप्त के साम्राज्य का खाका खींच पाते हैं। उसी प्रकार ऐहोल अभिलेख जो रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है, इसके आधार पर ही हम पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य विस्तार की रेखा खींच पाने में या पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य बादामी के चालुक्यों या दक्षिण भारतीय इतिहास में उसको आस्थान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम रख सकते हैं। इसके ऐहोल प्रशस्ति के अतिरिक्त हमें हैदराबाद ताम्रपत्र, उसके बाद उदुपी से प्राप्त अभिलेख, कैरा अभिलेख, लोहनेर अभिलेख तथा वैनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, है ना। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये कीर्तिवर्मन का पुत्र था और जब यह इसके पिताजी का देहांत हुआ तो उस समय यह अत्यंत छोटा था, तो इसलिए इसके संरक्षक के रूप में इसके चाचा मंगलेश आते हैं और अपने चाचा, लेकिन बाद में इसके चाचा ही शासन करना चाहते हैं, जिस कारण यह अपने चाचा को मार देता है, चाचा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर शासन की बागडोर संभालता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के जो राज्यकाल में इसने सिंहासन कब ग्रहण किया, इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हैदराबाद ताम्रपत्र लेख है, जो इसके परवर्ती शासकों ने 912-13 में जारी किया था। उससे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने वातापी का राज सिंहासन संभवतः 609 या 10 ईस्वी में प्राप्त किया था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय के बीच छिणे ग्रह युद्ध का लाभ उठाकर बादामी राज के जितने भी सामंत थे, अधीनस्थ जितने भी सामंत थे और अन्य जो शासक थे आसपास के, उन लोगों ने स्वतंत्रता घोषित करने की चेष्टा की। इधर यह अपने चाचा मंगलेश से गृह युद्ध में उलझा हुआ था, उधर जो आसपास के सामंत थे वे अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए जब यह अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर लेता है तो अपने आसपास के जो अधीनस्थ राजा हैं उनके खिलाफ यह अपना सैन्य अभियान निकालता है। और सैन्य अभियान निकालने में यह जो है अपने आसपास के राजा जैसे आपैक शासकों से, कदम्बों से, आलुपों से, गंगों से आदि से युद्ध करता हुआ उनको विजित करता है ना। तो इसके अगर हम सैन्य अभियान की चर्चा करें तो सैन्य अभियान में जो क्रमवार देखें तो आपैक शासकों से जिसका जो युद्ध है उसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें वो क्या करता है कि ऐहोल अभिलेख से ये ज्ञात होता है या पता चलता है कि गृह युद्ध के समय में भागीरथ नदी के उत्तर में दो विद्रोही गोविंद और आपैक ये भीमरथी नदी तक आ पहुँचे थे और पुलकेशिन द्वितीय ने इनका दमन करने का निश्चय किया। उसने बड़ी चातुकारिता से या बहुत ही चालाकी से गोविंद को अपने पक्ष में मिला लिया और आपैकों को युद्ध में हराकर उनका पतन कर दिया।
उसके बाद कदम्ब शासकों पर विजय की चर्चा करें तो क्या करता है कि गोविंद और आपेकों से निपटने के बाद यह दक्षिण में स्थित कदम्ब शासकों की राजधानी बनवासी पर अधिकार कर लेता है, और जिसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से होती है। उसके बाद आलूपों एवं गंगों पर विजय के संबंध में चर्चा मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि इसने आलूपों और गंगों को भी पराजित किया। और पराजित उसके बाद क्या करता है, गंग शासक ने पुलकेशिन द्वितीय, जब पुलकेशिन उसको पराजित कर देता है तो गंग शासक पुलकेशिन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर उससे मैत्री संबंध स्थापित करता है, और यह जो इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह विक्रमादित्य प्रथम था। यह गंग की पुत्री का जो पुत्र था बाद में विक्रमादित्य प्रथम के रूप में हम देखते हैं। उसके बाद कोंकण विजय की करता है, जिसमें जो है कोंकण प्रदेश पर यह आक्रमण करता है। यहाँ पर मौर्यों का शासन था और जो बड़ी आसानी से पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित किए जाते हैं। ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय की नौसेना ने मौर्यों की राजधानी पुरी को घेर लिया और पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुरी की पहचान धारापुरी से की जाती है, जो एलिफेंटा द्वीप में स्थित था। यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अतः पुलकेशिन द्वितीय ने आर्थिक लाभ के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके बाद हम अगर इसके विजय की चर्चा करें तो लाट मालवा एवं गुर्जरों पर उसके विजय को हम देख सकते हैं कि जब यह पुरी पर अधिकार कर लिया, उसके बाद इसने अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित जो राज्य थे उनकी ओर इसने विस्तार करने की योजना बनाई, और अभिलेखों से पता चलता है कि इन राज्यों ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली और चालुक्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा माही नदी के दक्षिणी किनारे तक हो गई। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो हम पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन के साथ देखते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध में जो हर्षवर्धन था ये उत्तरापथ का स्वामी था, जो अपने आप को एक महान शासक के रूप में स्थापित कर चुका था। जैसा आपने उत्तर भारत के इतिहास में इसको पढ़ा है, मैं अब उसके चर्चा में नहीं जाता हूँ। और दक्षिण में यह पुलकेशिन द्वितीय अपने साम्राज्य की विस्तार की ओर लगातार बढ़ा था। अतः नर्मदा नदी की सीमाओं पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो परिणाम हुए उसमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय की सेना को देखकर हर्षवर्धन जो है भय विगलित हो गया या डर गया। इसी डरने को और उसके बाद क्या हुआ, जो नर्मदा नदी है यही दोनों साम्राज्य की सीमा बन गई। ना उसके इस युद्ध के बाद ना तो हर्षवर्धन दोबारा प्रयास करता है दक्षिण की तरफ आने की, ना ही पुलकेशिन द्वितीय जो इतना बड़ा शासक होता है यह प्रयास करता है कि नर्मदा नदी के हम पार अपने साम्राज्य को विस्तारित करें। तो इससे कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो भय विगलित होने से तात्पर्य उसके पराजय को कहना कहाँ तक सार्थक है, इस पे भी आगे चर्चा करने की ज़रूरत है ना। तो इसमें उसके बाद इस जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, इसके बारे में भी विद्वानों में दो खेमे हैं। एक खेमा है जिसमें फ्लीट और केवी रमेश आदि विद्वान हैं, वे मानते हैं कि 612 ईस्वी के आसपास यह युद्ध लड़ा गया। वहीं अन्य इतिहासकार अल्तेकर आदि का मानना है कि यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच लड़ा गया होगा। उसमें जो अल्तेकर महोदय पहला कारण देते हैं वह यह देते हैं कि बल्लभी युद्ध 630 ईस्वी से पहले नहीं हो सका और यह युद्ध उसी का परिणाम था। ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी में इस युद्ध का उल्लेख करता है। ठीक है, अतः हम 630 से 634 ईस्वी के बीच इस युद्ध को रख सकते हैं। यद्यपि ह्वेनसांग के अनुसार यह युद्ध 641 तक चला, तो मोटा मोटी हम 630 से 634 के बीच में इस युद्ध को रखना ज़्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है। और इस युद्ध में जो निष्कर्ष निकलता है वह मैंने आपको पहले बताया कि दो खेमे हैं। एक विद्वानों का ग्रुप यह मानता है कि यह हर्षवर्धन पराजित हुआ था
और दूसरा यह मानता है कि चूंकि अभिलेख में उसे भय विगलित दिखाया गया है, अर्थात उसकी सेनाएं डर गई। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह जो रवि कीर्ति लिख रहा है वो एहोल प्रशस्ति लिख रहा है, और प्रशस्ति हरदम राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है ना। तो इन चीज़ों को, इसमें हम दोनों ग्रुप को लेंगे केंद्र में, और दोनों ग्रुप के निष्कर्षों को लिखने का प्रयास करेंगे कि एक धड़ा यह मानता है कि वह पराजित हुआ था, जबकि दूसरा धड़ा यह मानता है कि यह भय विगलित हुआ था। और रवि कीर्ति ने चूंकि प्रशस्ति लिखी है, और प्रशस्ति राजा की प्रशंसा में लिखा जाता है, और अगर हर्षवर्धन पराजित होता तो पुलकेशिन द्वितीय निसंदेह उत्तर की ओर भी आगे बढ़ने का प्रयास करता। खैर, जो भी रहा होगा, यह विवाद का विषय है और हमें अपना उत्तर संक्षेप में देना है। उसके बाद हम महाराष्ट्र प्रदेश पर आधिपत्य की अगर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का युवराज बनाया, जैसी कि जानकारी पुस्तकों में मिलती है कि उसने पराजित किया था। मैं उस आधार पर इसको बोल रहा हूँ, इसको देखिएगा, है ना, क्योंकि किताबों में कुछ किताबें हैं जो उसको पराजित मानती हैं। इसलिए तो जब उनका मानना है कि हर्षवर्धन जब पराजित हुआ तो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को विष्णुवर्धन को वहाँ का युवराज बनाया। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी दक्षिण में अपना सैन्य अभियान किया। एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय 99 ग्राम वाले 3 महाराष्ट्र का स्वामी हो गया। पुलकेशिन द्वितीय की चिपनूर ताम्रपत्र में 99,000 गांवों से मिलकर 3 महाराष्ट्र, विदर्भ, महाराष्ट्र और कुंतल के राजा के रूप में उसे शासक बताया गया है। उसके बाद पूर्वी दक्कन की विजय की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की विजय के उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्वी दक्कन की ओर अभियान किया। उससे भयभीत होकर दक्षिणी कोसल, जहां पर पांड्य शासक शासन करते थे, और कलिंग जहां गंग शासक शासन करते थे, उन लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद उसने पृष्ठपुर के किले पर आक्रमण किया और उसको भी अपने अधीन कर लिया। फिर पल्लवों से युद्ध किया, और पल्लवों के प्रथम युद्ध में तो उसको जीत मिली, परंतु जब दूसरा युद्ध वो करता है तो दूसरा युद्ध कांची में वह अपना दूसरा अभियान करता है। और इस समय उसका पुत्र महेंद्र, मतलब पल्लवों का जो दूसरा शासक था वो महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन था, जिसने चालुक्य सेना को पराजित किया। और इस नरसिंह वर्मन ने बादामी तक के क्षेत्रों में कब्जा कर लिया, और इस विजय के उपरांत उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, और यह घटना संभवतः नरसिंह वर्मन के 13वें वर्ष में हुई थी, शासनकाल के 13वें वर्ष हुई थी। उसके बाद अगर हम पुलकेशिन द्वितीय के विदेश संबंधों की चर्चा करें तो विदेश संबंधों में मुख्य रूप से उसके संबंध हमें फारस के राजा के साथ दिखाई देते हैं। और ईरानी विद्वान तबरी का कथन है कि 625-26 में परमेश्वर या पुलकेशिन द्वितीय ने एक राजदूत फारस के शाही राजदरबार में भेजा था। उस समय फारस का शासक खुसरो परवेज था। बाद में खुसरो परवेज ने भी अपना दूत उसके दरबार में भेजा था। और इस संबंध में अजंता की गुफा में एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार का चित्र पाया गया है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय फारस के दूत का स्वागत करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार संक्षेप में हम लोगों ने पुलकेशिन द्वितीय के विषय में चर्चा की। धन्यवाद।